ऑल राइट जी। सो हेलो, नमस्ते, वणक्कम, होला, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। की हाल चाल गाइस? दिस इज शुभम गुप्ता लाइव विद यू ऑन द प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले यार, आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड यू गाइस आर हैविंग एन अमेजिंग टाइम एट योर प्लेसेस। आई रियली विश यू पीपल एंड योर फैमिली मेंबर्स द पिंक ऑफ योर हेल्थ। तो आज के इस लेक्चर में, एज यू गाइस कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, हम लोग बात करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की हिस्ट्री पोर्शन का द वेरी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब एक्चुअली में तो ये चैप्टर देखने में काफी लेंदी लगता है, कुछ लोगों को ये डिफिकल्ट भी लग सकता है, बट बिलीव मी ऑन दिस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा अच्छी तरह से इलेबोरेटेड, फुल ऑफ स्टोरीज, फुल ऑफ इवेंट्स, फुल ऑफ कैरेक्टर्स ये चैप्टर है। तो हम इसको कुछ पार्ट्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेने का, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होने का। इस चैप्टर में जितनी भी कहानियां हैं और जितने भी किरदार हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ वार्तालाप करेंगे। एंड बिलीव मी ऑन दिस, जैसे ही ये कुछ पार्ट्स, कुछ लेक्चर्स पूरे होंगे, दिस एंटायर चैप्टर विल बी इन योर ग्रिप, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो चलो, सबसे पहले लेट्स क्विकली गेट एन आइडिया कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी बिफोर द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के शुरू होने से पहले फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, 18 सेंचुरी में क्या हो रहा था वहां पे, किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर था, वो सब हम बात करेंगे। We'll talk about French economy. We'll talk about their tax policy. We'll talk about their political setup. थोड़ा सा राजा रानी और उनके मंत्रियों की बात करेंगे। We'll talk about कि क्या प्रॉब्लम्स वहां के लोग फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली we can see the outbreak of revolution। तो ऐसे क्या प्रॉब्लम्स थी? ऑलराइट, विल टॉक अबाउट दीज प्रॉब्लम्स और रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे। चलिए, सो टू बिगिन विद दिस चैप्टर, ऑन 14th ऑफ जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, इन द सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस हम सब जानते हैं फ्रांस की कैपिटल है। तो एक बढ़िया सुबह थी, 14th ऑफ जुलाई 1789 पेरिस के अंदर, बट द सिटी वॉज अलार्म्ड। क्यों? क्योंकि अचानक से एक अफवाह फैल गई, और वो अफवाह ये थी कि जो राजा था, उसने अपनी आर्मी को, उन ट्रूप्स को ऑर्डर किया था टू मार्च इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस। पेरिस की गलियों में मार्च करो, जो मेरे खिलाफ बोले उसको सजा दो, मार भी सकते हैं। इस तरह की र्यूमर थी। अब राजा से लड़ना है तो लोगों को भी आर्मी बनानी होगी। सो एक्चुअली पीपल ऑल्सो फॉर्म्ड देयर आर्मी। लोगों ने भी अपनी आर्मी बनाई, जिसका नाम रखा पीपल्स मिलिशिया। अब नाम से ही पता चल रहा है, लोगों की आर्मी, पीपल्स मिलिशिया। लगभग 7,000, 7,000 men and women, they gathered together to form people's militia। कब? 14th ऑफ जुलाई 1789। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन, तो डेट बतानी है 14th ऑफ जुलाई 1789। अब यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि कुछ बुक्स या कुछ रिसोर्सेज इस डेट को थोड़ा अलग बताते हैं। कुछ बुक्स का ये मानना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअली में 14th ऑफ जुलाई को नहीं, 5th ऑफ मई को शुरू हुआ था। ऐसा क्यों है, वो हम थोड़ा सा लेटर ऑन बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है 14th ऑफ जुलाई 1789। Most of the historians, most of the books, most of the writers, most of the resources, वो इसी डेट को एक्चुअल डेट मानते हैं फॉर द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 14th ऑफ जुलाई 1789 को होती है। तो ये डेट ध्यान रखनी है, ठीक है? ये कंफ्यूजन क्यों है, वो हम आगे जाके बात करेंगे। अब ये तो समझ में आ गया। तो लोगों ने क्या किया, अपनी आर्मी बनाई, जिसका नाम रखा पीपल्स मिलिशिया।
अब गुस्से में, अब लड़ना है तो उसके लिए हथियार चाहिए, आर्म्स एंड एम्यूनेशन चाहिए। ऐसे थोड़ी आप हाथ से लड़ लेंगे राजा की आर्मी से। तो लोगों ने दे स्टार्टेड रॉबिंग शॉप्स, दे स्टार्टेड रॉबिंग लिकर शॉप्स, बेकरीज, जहां से कुछ पैसा मिल जाए, है ना। दे स्टार्टेड ब्रेकिंग इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ आर्म्स एंड एम्यूनेशन मिल जाए। अल्टीमेटली लोगों को मालूम चला कि द फोर्ट ऑफ बेसील, जो बेसील का किला है, उसमें एक तहखाना है, बेसमेंट है। और उसके बेसमेंट में अगर हम घुस जाएं, वहां पर एक बड़ा सा स्टोर रूम है, जिसके अंदर तमाम तरह के हथियार और एम्यूनेशन है। इट हैज गॉट अ स्टोर रूम ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन इन द बेसमेंट ऑफ द फोर्ट ऑफ बेसील। तो लोगों को लगा कि अगर कैसे भी करके हम बेसील के किले में घुस जाएं, दाखिल हो जाएं, तो हमारे पास मनचाहे हथियार आ जाएंगे। So this people's militia, it actually rushed towards the fort of Basil. अब ये जो बैसील का किला था ना, इसको एक प्रिजन की तरह यूज कर रहे थे, ठीक है, जहां पर कुछ कैदियों को रखा जाता था। तो जैसे लोग वहां पहुंचे, तो वहां सामने क्या देखा, रॉयल गार्ड्स वर स्टैंडिंग। अब यार आखिर तो किला है या प्रिजन है, तो ऐसे ही तो नहीं छोड़ा होगा ना अबेंडन्ड, कोई ना कोई तो रखवाली कर रहा होगा। सो देयर वर रॉयल गार्ड्स हु वर प्रोटेक्टिंग दिस फोर्ट ऑफ बेसील। अब होना क्या था, लोग गुस्साए हुए थे, ज्यादा एक्साइटेड थे, तो अल्टीमेटली रॉयल गार्ड से भिड़ गए। और उस भिड़ंत में इट वाज अ वेरी वॉयलेंट एक्ट, जिसके अंदर द कमांडर ऑफ द फोर्ट ऑफ बेसील ही वाज किल्ड। और अल्टीमेटली पीपल रश्ड इनसाइड दैट फोर्ट ऑफ बेसील। उस फोर्ट्रेस प्रिजन के अंदर लोग घुस गए आंधी तूफान की तरह। और उसके अंदर 7 कैदी थे। देयर वर 7 प्रिजनर्स, जिनको आजाद कर दिया गया। और न केवल ये, पीपल एक्चुअली डिस्ट्रॉयड दिस फोर्ट ऑफ बेसील। इस बेसील के किले को चकनाचूर करने पर लोग उतर आए, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। पीपल एक्चुअली डिमोलिश्ड दिस फोर्ट ऑफ बेसील। जो हाथ में आ रहा है उससे दीवारें तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीपल यूज टू हेट दिस फोर्ट्रेस प्रिजन, नफरत करते थे। तो लोगों ने कहा छोड़ेंगे नहीं, तोड़ो दीवारें तोड़ दो। अब किले ने क्या बिगाड़ा था लोगों का? क्योंकि this fort of Basil was the symbol of the powers of the king, the despotic powers of the king. राजा की जो शक्तियां थी, उसका प्रतीक था, उसका सिंबल था ये बेसील का किला। तो लोगों को राजा से नफरत थी, तो किले से भी नफरत थी। अब जिंदगी का ना एक बहुत बेसिक सिद्धांत होता है कि अगर आप किसी इंसान से नफरत करते हैं तो उसकी हर चीज से नफरत करेंगे। इफ यू हेट एनी पर्सन, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट हेटिंग हिज और हर बिलोंगिंग्स। भैया वो हमारा दिल तोड़ के चली गई थी, उसका एक रुमाल रखे थे वो भी पानी में बहा दिए। ठीक है ना। सो पीपल यूज टू हेट दिस। सो अल्टीमेटली लोगों ने कहा तोड़ो इसको। द फोर्ट ऑफ बेसील वॉज डिमोलिश्ड on 14th of July 1789, which marks the beginning of French Revolution. बेटा ये डेट प्लीज याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, नॉट जस्ट फॉर हिस्ट्री बट ऑल्सो फॉर योर एग्जाम्स। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि राजा ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया था कि लोगों को इतनी नफरत थी, मतलब क्यों? अल्टीमेटली ऐसा क्या था, इस कहानी में कहीं पीछे जाना पड़ेगा। अभी तक चीजें बहुत क्लियर नहीं है ना, कि राजा ने क्यों अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया टू मार्च इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस। लोगों को क्यों नफरत थी राजा से और उसके किले से। सो एक काम करते हैं, लेट्स रोल बैक आवर टेप्स, लेट्स गो बैक इन हिस्ट्री, लेट्स गो बैक इन टाइम, थोड़ा सा लेट्स एक्सप्लोर द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, और समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी की शुरुआत कहां से होती है ना। अगर बाहुबली के बारे में जानना है ना, तो माहिष्मति का इतिहास समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो, सो लेट्स गो बैक। बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिफोर 1789, बिफोर ऑल दिस हैपेंड, उस समय फ्रांस के राजा का नाम था लुई 16th। इन 1774 लुई 16th भाई साहब ये फ्रांस के राजा बने। ही वॉज क्राउंड एज द किंग ऑफ फ्रांस।
He was set up on the throne of France. He ascended the throne of France. कब? 1774। कौन? लुई 16th। अब निहायत ही जाहिल आदमी था। एक आदमी को अगर विरासत में इतनी ताकत मिल जाए ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू इंसान उस चीज की करता है जो उसने कमाई हो, अपनी मेहनत से, लगन से, खून पसीने से। इनको विरासत में मिली थी। ये ताज, ये पावर, ये पैसा, ये सब विरासत में मिला था, तो उसकी वैल्यू नहीं थी। लुई 16th was one of the most incompetent kings in the history of France. इनसे ज्यादा बेकार शासक कभी रहा ही नहीं फ्रांस के इतिहास में। इनको दिन भर में दो ही काम थे। एक तो शराब पीना, he used to drink alcohol all the day, and enjoy the dances of the dancers in the courtroom. अपनी सभा में नर्तकियों के नृत्य देखना, बस। एक शेर है ना राहत इंदौरी साहब का, कि दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया और हम गिलास में। हम मतलब लुई 16th। दिस वॉज हिज कंडीशन। He had no interest in empire. He had no interest in economy. He had no interest in foreign policies, war, peace, people's problem, कुछ नहीं। And he was married to an Austrian princess, Mary Antony. ये इनकी धर्मपत्नी का नाम था, फ्रांस की रानी का नाम था। ऑस्ट्रिया की महारानी थी, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, अब फ्रांस की महारानी थी। मतलब ऑस्ट्रिया लुई 16 का ससुराल था। इनके पास भी कोई काम नहीं था। इनको दिन भर में एक ही काम था, सजने संवरने का। सजना है मुझे सजना के लिए, यही काम था। तो पूरे दिन शी वॉज एक्चुअली सराउंडेड बाय सम फ्लैटरर्स, चापलूस टाइप के लोगों से घिरी रहती थी। और वो पूरा दिन तारीफ करते रहते, यार मैडम आप कितनी खूबसूरत हैं, मैडम आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, मैडम आप कितनी समझदार हैं, मैडम एक हमको भी मैडम मंत्री लगवा दीजिए। कहाँ है लुई 16? इनको लगाइए मंत्री। और लुई 16 तो वैसे ही अपनी मैडम की बात मानते थे, जी जी मैडम अभी लगाते हैं। Indirectly, the decisions of the courtroom were taken by the Queen Mary Antony. Louis XVI was under the thumb of Queen Mary Antony. और दोनों बेवकूफ थे ना, समझदार तो कोई सा भी नहीं था, दोनों अंधे थे। If you are guided by two blinds, you will be destroyed. अल्टीमेटली क्या हुआ? जितने भी मंत्री थे सब करप्ट, सब पैसा खा रहे थे रॉयल ट्रेजरी का। जो रॉयल ट्रेजरी थी, राजकोष था, उसका पैसा कहां जा रहा था? राजा के पीने में, रानी के सज संवरने में, और मंत्रियों की जेबों में। इट रिजल्टेड इन एम्प्टी ट्रेजरी। कंगाल हो गए सर। दुनिया भर का एक महान एम्पायर फ्रांस, वो कंगाल हो रहा है, एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, दिवालिया घोषित होने वाला हो रहा है। क्यों? ये दो लोग। महाभारत देखे हो ना? महाभारत, कौरवों के पास क्या नहीं था? इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी सेना, इतनी ताकत, फिर भी हारे। दे वर गाइडेड बाय टू ब्लाइंड पीपल, धृतराष्ट्र एंड गांधारी। टू ब्लाइंड, लुई 16th, मैरी एंटनी। और ऐसे चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करते थे जहां पर कोई लेना ना देना, सुकड़ भले के चक्कर में पड़ जाते थे। अमेरिका वॉज फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द 13 अमेरिकन कॉलोनीज, they were fighting for their war, for their independence against Britain. अब क्योंकि ब्रिटेन वॉज अ कॉमन एनिमी, फ्रांस ने कहा हम अमेरिका की मदद करेंगे। मालिक हमको कपड़ा धोना आता है, हम धो के दिखाएंगे। वो देखे हो ना मूवी राजपाल यादव वाली? मालिक हमको सब कुछ आता है, हम आपको करके दिखाएंगे। तुमको किसने कहा था पंचायती करने के लिए? तो मालिक हम मदद करेंगे आपकी। क्यों?
क्योंकि ब्रिटेन हमारा भी दुश्मन है। तुमसे हेल्प मांगी थी अमेरिका ने? नहीं। अपने सेनापति को भेज दिया, लफायत जाओ मदद करो, घोड़ा गाड़ी सब लेके जाओ। पैसा लगता है इन सब बेकार की बातों में। अपने ऊपर कर्जा करवा लिया। अ वॉर डेट ऑफ 2 बिलियन लिवर्स। अ वॉर डेट ऑफ 2 बिलियन लिवर्स। 2 बिलियन लिवर्स का वॉर डेट हो गया। समझ रहे हो? ये 2 बिलियन लिवर्स। ये लिवर जो है ना, ये उस वक्त फ्रांस की करेंसी थी, जैसे इंडिया की रुपी है। 2 बिलियन लिवर्स। और इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लग रहा था। ऐसा तुमको चाहिए? तुमको इतना बड़ा एम्पायर मेंटेन करना है, आर्मी मेंटेन करनी है, घोड़ा हथियार सब मेंटेन करना है, गवर्नमेंट ऑफिसेस चलाने हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सैलरी देनी है, मिनिस्टर्स को सैलरी देनी है, लोगों को फैसिलिटीज देनी है। अगर तुम्हारे देश में एम्पायर में कभी ड्रॉट हो गया या जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई, फसल खराब हो गई, तुमको हेल्प करनी पड़ेगी फार्मर्स की, उनके लोन्स को वेव ऑफ करना पड़ेगा। तुमको पैसा चाहिए। यू नीड मनी टू डू ऑल दीज थिंग्स, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर एम्पायर स्मूथली। ये सब मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग क्लास 9th में हैं, एग्जाम देंगे। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आज नहीं तो कल यू पीपल विल बी द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ दिस कंट्री। आप में से बहुत लोग हैं जो आगे जाके आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, हाँ, एसडीएम बनोगे, या कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाओगे। कोई अपनी कंपनी शुरू करेगा, कोई किसी कंपनी में सीईओ बनेगा, सीटीओ बनेगा। डिसीजन मेकर्स तो बनोगे ना। एंड लुई 16 से सीखना यह है, ही वॉज अ फेल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है ना? चलो, अब फ्रांस की सोसाइटी को समझते हैं। ये तो पॉलिटिकल सेटअप था। फ्रांस की सोसाइटी, एंटायर फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट्स। ये वर्ड ध्यान रखना, ये स्टेट नहीं है, एस्टेट है। एस्टेट। पूरा जो फ्रांस का समाज था, ये 3 वर्गों में, 3 ग्रुप्स में बटा हुआ था। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट्स। अब पहली एस्टेट में कौन लोग थे? क्लर्जीज। क्लर्जीज का मतलब क्या होता है? रिलीजियस लीडर्स, बिशप्स, चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं ना, प्रीस्टली क्लास, रिलीजियस लीडर्स। धर्म को सबसे ऊपर रखा गया। एनलाइटनमेंट होने से पहले, रैशनलिज्म होने से पहले, दुनिया पर धार्मिक लोगों का या धर्म का बोलबाला था। सबसे ऊपर उन्हीं को रखा गया। समझ रहे हो ना? सबसे ऊपर उन्हीं को रखा गया। एक किताब में पढ़ रहा था एक दिन, जिसमें अलग अलग तरह के संस्कार बताए हुए थे। यज्ञोपवीत संस्कार में क्या होता है ना, इस तरह से अलग संस्कार थे। एक उसमें संस्कार था राज्याभिषेक संस्कार, कि राज्याभिषेक में क्या होता है, कि जब हिंदुस्तान में कोई राजा बनता है, वो सुबह जल्दी उठेगा, 7 पवित्र नदियों के जल से स्नान करेगा, फिर हवन होगा, यज्ञ होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। उसके बाद वो सब कुछ होने के बाद जब उसका राज्याभिषेक होगा, तो उसके हाथ में जो राज पंडित है, जो राजगुरु है, वो उसके हाथ में एक चमर देगा, एक डंडा देगा, और कहेगा सर्वदंडवसी। मतलब तू सबका दंड विधान कर, सबको एक ही नजर से देख, सबका न्याय कर, तेरे लिए सब बराबर है। और वो लेने के बाद राजा उस राज पंडित के पैर झुकेगा, पैर छुएगा, और उस वक्त राजगुरु कहेगा धर्म दंडवसी, यानी कि धर्म तेरे भी ऊपर है। तू गलत हुआ तो धर्म दंड तेरे भी ऊपर है, यानी धर्म सबसे ऊपर है। तो कभी भी जो राजा है वो अपनी राह से भटक ना जाए, उसको सही राह दिखाने के लिए धर्म को या धार्मिक गुरुओं को, रिलीजियस लीडर्स को सबसे ऊपर रखा गया। यहाँ भी ऐसा ही था। वो अलग बात है, बाद में इस चीज का मिसयूज होने लगा, लोगों को डराने धमकाने के लिए। सो क्लर्जीज मतलब प्रीस्टली क्लास, फर्स्ट एस्टेट। उसके बाद नोबिलिटी, सेकंड एस्टेट, नोबल्स, रिच पीपल, अपर क्लास, बड़े बड़े बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, है ना, ये सब। और थर्ड,
थर्ड एस्टेट इसके दो पार्ट थे। थर्ड एस्टेट के दो पार्ट्स थे। पहला, मिडिल क्लास पीपल, मर्चेंट्स, वीवर्स, ट्रेडर्स, टीचर्स, लॉयर्स, शॉपकीपर्स, ये मिडिल क्लास लोग थे, बुर्जुआ। और इसमें दूसरा पार्ट था लोअर क्लास पीपल, लोअर क्लास, फार्मर्स, आर्टिसंस, लेबरर्स, सर्वेंट्स, लैंडलेस फार्मर्स, बेगर्स, ये सब इसमें आते थे। तो इस तरह से पूरी फ्रेंच सोसाइटी को तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट एस्टेट क्लर्जीज, सेकंड एस्टेट नोबल्स, और थर्ड एस्टेट जिसमें दो पार्ट्स हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अब प्रॉब्लम वाली बात देखो, ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये फिर भी ठीक था। अब प्रॉब्लमेटिक बात ये थी कि एज पर द टैक्सेशन सिस्टम, एज पर द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ फ्रांस, फर्स्ट एस्टेट को कोई टैक्स नहीं देना, सेकंड एस्टेट को कोई टैक्स नहीं देना। देवर एग्जेम्प्टेड कि तुमको कोई टैक्स नहीं देना है बेटा, तुम मजा करो, तुम तो पैदा ही हुए हो मुंह में चांदी का चम्मच लेके, यू आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून। टैक्स देना है थर्ड एस्टेट को, समझ रहे हो ना? द फर्स्ट टू एस्टेट्स दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टैक्स। तुमको तो प्रिविलेजेस दी गई, यू हैव बीन गिवन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। ये जो गरीब लोग हैं इनको हम और मारेंगे। टैक्स तो लेंगे ही लेंगे, टैक्स तो लेंगे, और टैक्स के अलावा हम उनसे कुछ सर्विसेज फ्री में लेंगे जिनका हम उनको कोई पैसा नहीं देंगे। अगर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बनेगी, कहीं पे रोड बनेगी, कहीं पे कुआं खुदेगा, या किसी लैंडलॉर्ड के घर में काम करना पड़ेगा, फ्री में, इस फ्री में काम कराएंगे। ठीक है ना? और जो टैक्स भी देना था वो दो तरह का टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जैसे इंडिया में अगर हम बोलते हैं ना इनकम टैक्स, जो मैंने कमाया डायरेक्टली उस पे से मैंने टैक्स दे दिया, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। तो फ्रांस में एक टैक्स था जिसका नाम था टाइथ। टाइथ वो टैक्स था जो डायरेक्टली चर्च फार्मर्स से लेती थी। वो मूवी देखी ना लगान, वो टाइथ ही तो है। वो नहीं बोलता है कैप्टन रसल आमिर खान को, 3 गुना लगान देना पड़ेगा? तो वो कौन सा लगान था कि जो किसान थे, आमिर खान और सब, कि वो जो फसल उनको, उसका जो फसल उनकी होगी उसमें से उनको लगान देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। चर्च डायरेक्टली फार्मर से टैक्स लेती थी, उसको टाइथ बोलते थे, है ना? ऐसे ही मिडिल क्लास लोगों से टैक्स लेते थे, थर्ड एस्टेट के लोगों से टेल। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते थे जो किसी सामान या किसी सर्विस पे लगता है। जैसे इंडिया में राइट नाउ वी हैव जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जब आप कोई सामान खरीदते हैं, आप कोई सर्विस लेते हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं, उसको जीएसटी इंडिया में हम बोल रहे हैं, है ना? आपने नमक खरीदा, उस पर टैक्स, टोबैको उस पर टैक्स, अल्कोहल उस पर टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस भी लिए जा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिए जा रहे हैं, लेकिन सारा बर्डन किस पे है? थर्ड एस्टेट। ये एक बार ये पिक्चर देखो एक बार ऑन योर स्क्रीन, इफ यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड। आप देखो एक 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 बड़ा बुजुर्ग और कमजोर आदमी, है ना? उस आदमी पर दो लोग सवार हैं, एक फर्स्ट एस्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है और एक सेकंड एस्टेट का, और दोनों किस पर सवार हैं? उस थर्ड एस्टेट वाले पर। ठीक है ना? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, दे वर बर्डन विद टैक्सेस। 90% ऑफ देन फ्रेंच पॉपुलेशन, 90% लोग फार्मर्स थे, लेकिन 60% लैंड इट वॉज ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट। आप देख सकते हो किस लेवल की डिस्पैरिटी है, कितना ज्यादा गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर। तो लोग पागल नहीं होंगे, रेवोल्यूशन नहीं करेंगे तो क्या आरती उतारेंगे राजा की? लेकिन फिर भी लोगों ने कभी उतना बवाल नहीं किया, क्योंकि लोगों को शुरू से ये समझ में आया कि शायद ऐसा ही चलता होगा, शायद ऐसा ही होता होगा। अच्छा, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगी, क्योंकि इवन द पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग।
1715 से 1789 फ्रांस की पॉपुलेशन 5 मिलियन बढ़ गई। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 5 मिलियन का मतलब होता है 50 लाख। 50 लाख पीपल इंक्रीज, छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है ये। फ्रॉम 23 मिलियन ऑल द वे टू 28 मिलियन, दिस पॉपुलेशन इंक्रीज्ड इन फ्रांस। फ्रांस एक्सपीरियंस्ड अ वेरी रैपिड इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपको फूड ग्रेन्स भी ज्यादा चाहिए, अनाज भी ज्यादा चाहिए लोगों का पेट भरने के लिए। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैंड तो उतनी ही है ना, जमीन तो उतनी ही है। बच्चे तो पैदा कर लोगे, जमीन कहां से पैदा करोगे? So there was a rapid increase in population which resulted in increased demand of food grains. लेकिन फूड ग्रेन की सप्लाई तो लिमिटेड थी। अब जब सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? महंगाई, इन्फ्लेशन, द प्राइसेस विल इंक्रीज। इकोनॉमिक्स का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है बेटा, जो हम समझेंगे इकोनॉमिक्स में, सप्लाई एंड डिमांड। कोविड के टाइम पर जो फेस मास्क कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, 2-2 5-5 रुपए वाली चीज 100-100 रुपए में बिक रही थी। क्यों? डिमांड। अचानक से एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि एक साधारण सी चीज फेस मास्क, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फेस मास्क, तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइस बढ़ गए, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड थी। हम लोग तैयार नहीं थे ना कि हमको शायद फेस मास्क ज्यादा बनाने पड़ेंगे, पता थोड़ी था। धीरे धीरे द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वॉज वाइडनिंग, वॉज इंक्रीजिंग। अमीर और अमीर होते जा रहे थे, गरीब सड़कों पर आ गए। तो फ्रांस में हो गया सबसिस्टेंस क्राइसिस। लोगों के लिए मुश्किल हो गया भरण पोषण करना। देखो यार, एक इंसान की ना बेसिक नीड्स बताई गई हैं, रोटी कपड़ा और मकान, फूड क्लोथिंग शेल्टर। मकान के बिना सरवाइव कर जाएगा, कपड़े के बिना भी शायद कर जाएगा, लेकिन फूड, रोटी, वो ऐसी चीज है जो बिल्कुल प्रिमिटिव, बिल्कुल बेसिक नीड है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और अगर वो ना मिले इंसान को, तो उसको पता है मेरा मरना तय है। और जब मरना तय है, तो उसके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, कि या तो मरने का इंतजार कर लेते हैं, अपने आप को कोसते हुए, अपने आप की किस्मत को कोसते हुए, और या जिसकी वजह से या जिस वजह से सिचुएशन आई है, फिर रिवॉल्ट करें। ये जो लोअर क्लास के लोग थे ना, फार्मर्स, बेगर्स, आर्टिसंस, लेबरर्स, लैंडलेस फार्मर्स, पुअर पीपल, सबसिस्टेंस क्राइसिस तो पैदा हो ही गया था। लेकिन किसी भी रिवॉल्ट को, किसी भी मास मूवमेंट को, किसी भी रेवोल्यूशन को एक चीज की जरूरत होती है, एंड दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप, देखो, कारण तो इनके पास है, लड़ने के लिए जो कॉज चाहिए वो तो है, बट लीडरशिप भी चाहिए। अब लीडरशिप कहां से लाएंगे? एंड दैट्स वेयर वी नीड टू लर्न अबाउट मिडिल क्लास पीपल। मिडिल क्लास, मिडिल क्लास एक वो ग्रुप है हमारी सोसाइटी का, एक वो क्लास है जिनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन सपने बहुत बड़े होते हैं। मिडिल क्लास, द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट, जिनको बूर्जुआ कहा जाता है, मिडिल क्लास कहा जाता है। उनमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रॉस्परस हैं, कुछ पैसा पास में है, पढ़े लिखे हैं, अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते हैं, समाज में उठते बैठते हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। दे आर वेल अवेयर, दे आर वेल एजुकेटेड, and they know how to deal with these situations, and they can provide the required leadership to the masses। जिस लीडरशिप की जरूरत है वो यहां से मिल सकती है। और इनका ये मानना था कि समाज में जो पोजीशन है वो मेरिट के हिसाब से होनी चाहिए, काबिलियत के हिसाब से होनी चाहिए, बर्थ के आधार पर नहीं। जो प्रिविलेजेस, जो स्पेशल राइट्स आर एंजॉयड बाय फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, वो नहीं होना चाहिए। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ
शुड बी अबॉलिश्ड, ये खत्म होना चाहिए। इन्हीं में से कुछ ऐसे फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, जिन्होंने अपने आइडियाज से लोगों को एनलाइटन करने का काम किया। इन्होंने ये बहुत बड़ी फोर्स होती है। फिलोसफर्स, थिंकर्स, राइटर्स, ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली खुद कभी पार्टिसिपेट नहीं करते वॉर में, लेकिन लोगों को जागृत करने का काम करते हैं, जगाने का काम करते हैं, इस सोए हुए समाज को, मरे हुए समाज को उठाने का काम करते हैं। वो ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत है, और तुम अगर इसको सहन कर रहे हो तो उससे भी ज्यादा गलत है। समझ रहे हो ना, उससे भी ज्यादा गलत है। तो ये कुछ राइटर्स हैं, कुछ थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने एक इनका वर्क था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ही आउटराइटेडली रिफ्यूज्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिविनिटी। इन्होंने कहा, मैं नहीं मानता कि राजा कोई भगवान का भेजा हुआ आदमी है। आई डोंट बिलीव इन दिस। आई डोंट बिलीव इन द डिवाइन पावर्स एंड द एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द किंग। ऐसा ही बताया जाता था। देखो, आम आदमी कभी भी राजा के अगेंस्ट विद्रोह ना कर सके, रिवॉल्ट ना कर सके। आप कैसे मानेंगे कि ये राजा मेरा राजा है? पहले कोई इलेक्शंस तो थे नहीं, डेमोक्रेसी तो थी नहीं, मोनार्की थी। आम आदमी कब मानेगा कि ये मेरा राजा है? जब उसको ये एहसास हो कि उस राजा में और मुझ में कुछ अलग है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिम एंड मी। आई कैन नॉट बी द किंग, बट ही कैन, एंड ही इज। व्हाई? क्योंकि ये सिखाया जाता था कि राजा भगवान का ही भेजा हुआ एक आदमी है, एक दूत है, मैसेंजर ऑफ गॉड। लुई 16 के जो दादाजी थे ना, लुई 14, उन्होंने टाइटल अज्यूम किया था एक जमाने में, सन किंग, सूर्यराज। ये टाइटल्स इसलिए अज्यूम किए जाते थे। आम आदमी कभी अज्यूम करेगा टाइटल? नहीं। किंग्स यूज टू अज्यूम टाइटल्स, ताकि लोग उन्हें उस टाइटल से, उस पदवी से जाने, और वो फर्क हमेशा बना रहे। इंडिया में भी था। अशोका, अशोका द ग्रेट, उन्होंने एक टाइटल अज्यूम किया था, देवानाम पियदसी। क्या मतलब था देवानाम पियदसी का? बिलवेड ऑफ गॉड। इसका अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो बिलवेड ऑफ गॉड, देवानाम पियदसी। तो जॉन लॉक ने कहा कि मैं नहीं मानता कि ये भगवान का भेजा हुआ कोई दूत है, या कोई भगवान का भेजा हुआ आदमी है, या इसके पास कोई दैवीय शक्तियां, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी और आपकी तरह भी यही एक इंसान है। अगर हमसे गलतियां होती हैं, उससे भी हो सकती है। अगर हमारी गलतियों पर हमें सजा मिलती है, तो उसकी गलतियों पर भी उसे सजा मिलनी चाहिए। जॉन लॉक, क्या आइडिया थे, दिमाग को हिला देने वाले। रूसो, जीन जैक रूसो, रूसो ने एक एक इसकी बहुत फेमस थियोरी भी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने कहा कि भैया, राजा और प्रजा ये कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं, और दोनों ही बाध्य हैं, बोथ आर बाउंड टू फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। इट्स नॉट जस्ट द पीपल, इट्स इक्वली द किंग हु इज बाउंड टू फुलफिल द एग्रीमेंट। अगर दोनों में से कोई भी चूक जाता है तो सजा मिलेगी। मॉन्टेस्क, मॉन्टेस्क ने एक ऐसी थियोरी दी जो न केवल उस समय बल्कि आज भी इट हैज बिकम द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज लाइक अमेरिका। मॉडर्न डेमोक्रेसीज लाइक अमेरिका, उसका फाउंडिंग प्रिंसिपल बना द आइडियाज ऑफ मॉन्टेस्क। इन्होंने एक थियोरी दी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जिसमें इन्होंने डिवीजन ऑफ पावर को समझाया, पावर शेयरिंग को समझाया, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। क्लास 10th में आता है पॉलिटिकल साइंस में, जिसको आम भाषा में हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। इन्होंने कहा, द पावर शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, इट शुड बी डिवाइडेड। 3 पार्ट्स में डिवाइड करो पावर को, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
हिंदी में कहा, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लॉज बनाने का काम लेजिस्लेचर करेगा, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। लॉज को एनेक्ट करने का काम, इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव करेगा, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। और अगर उन लॉज को कोई तोड़े तो पनिश करने का काम जुडिशरी करेगी, कोर्ट। मॉडर्न डेमोक्रेसीज का बेस है ये। इस तरह के आइडियाज जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, मॉन्टेस्क, इन लोगों ने दिए। कहीं ना कहीं असर तो दिखने लगा भी था, रिवॉल्ट की शुरुआत हो भी रही थी। लेकिन अब समझना, थोड़ा सा कहानी में वापस लौटते हैं। लुई 16 को उसके मिनिस्टर्स ने कहा, स्पेशली उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सर, प्रभु जागो, हमारा जो राजकोष है, रॉयल ट्रेजरी है, वो खाली है, पैसा भरना पड़ेगा, उसमें नहीं चलेगा, वरना मेरी सैलरी भी नहीं दे पाओगे। अब कुछ चीजों पर थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, है ना, अवलोकन करना चाहिए। लुई 16 ने कह दिया, ऐसा करो, टैक्सेस बढ़ा दो, इंक्रीज द टैक्सेस। अरे पहले ही वो लोग मर रहे हैं और तुम और टैक्स बढ़ा दोगे, देंगे कहां से? तो उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, सर हम ये नहीं कर सकते, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स मॉरली नॉट राइट, लेकिन ये हमारी पावर में नहीं है। किसी भी टैक्स को बढ़ाना या किसी नए टैक्स को इंट्रोड्यूस करने का काम एस्टेट्स जनरल कर सकता है, ये हमारी पावर में नहीं है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब एस्टेट्स जनरल क्या था वो समझिएगा। एस्टेट्स जनरल वॉज एक्चुअली अ पॉलिटिकल बॉडी। फ्रांस में एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसका नाम था एस्टेट्स जनरल। इसमें तीनों क्लासेस या तीनों एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। अगर फ्रांस के अंदर किसी भी नए टैक्स को इंट्रोड्यूस करना है, किसी पुराने टैक्स पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने हैं, वो ये कर सकती है। टू इम्पोज न्यू टैक्सेस और टू चेंज इन द करंट टैक्स पॉलिसी, एस्टेट्स जनरल कैन डू इट। और आखिरी बार इस एस्टेट्स जनरल की मीटिंग हुई थी 1614 में। 1614 में आखिरी बार एस्टेट्स जनरल्स मीटिंग वाज कॉल्ड। बोले प्रभु बहुत मुश्किल है। अरे बोले ठीक है, बुला लो बुला लो, एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुला लो। ऑन 5th of May 1789 the meeting of estates general was called to discuss the new proposals of taxes। टैक्स पॉलिसी में क्या चेंज किया जाए, कैसे टैक्सेस को बढ़ाया जाए, नए टैक्सेस कैसे इंपोज करने हैं, ये सब डिस्कस करने के लिए एस्टेट्स जनरल्स मीटिंग वाज कॉल्ड। कब? 5th of May 1789। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, जब इस चैप्टर की हमने शुरुआत की थी तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है जब हम बात करते हैं अबाउट द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि कुछ बुक्स जो डेट मानती हैं वो ये है 5th of May 1789। अब समझ में आया? लेकिन आपको ध्यान रखना है 14th of July 1789। ठीक है ना? तो 5th of May को क्या हुआ? द मीटिंग ऑफ एस्टेट्स जनरल वॉज कॉल्ड। कहां पर? इन द पैलेस ऑफ वर्साई, वर्साई के किले में बुलाई गई। अब किसी ने कहा कि भैया ये थर्ड एस्टेट वाले बहुत गुस्से में हैं, कुछ तोड़फोड़ कर देंगे, तुम थोड़ा सा शांत करो इनको। तो राजा ने एक गेम खेला, पहली बार अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहा है। राजा ने एक चाल चली। राजा ने कहा ठीक है यार, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट, इनके 300 मेंबर्स आएंगे, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच ऑफ फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट। लेकिन थर्ड एस्टेट की मेंबरशिप को मैं डबल कर रहा हूं, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड एस्टेट। लोग तो खुश, गरीब आदमी तो इतने में खुश हो जाता है कि अरे भैया मिले थे हमसे, कंधे पे हाथ रखा, बोले चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। इतने में खुश हो गए। समझ रहे हो ना? हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी है, हम बहुत जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं और खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी। एक साधु है, वो आपको बहुत कुछ दे सकता है,
हम वहां से नहीं लेंगे। कोई साधु है, फकीर है, झोला लेके तुम्हारे सामने आया है कि भैया कुछ खिला दो, चल, अट्टा कट्टा होके भीख मांग रहा है। और वहीं किसी बहुत बड़ा आदमी, कोई बहुत बड़ा ऑफिशियल है, मंत्री है, जहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम वहां मिलने भी जाओगे तो कुछ खर्चा करके जाओगे, खाली हाथ तो जाओगे नहीं। और 1 मिनट का तुमको वो समय देगा, और तुम फिर बाहर आओगे। भैया बहुत बहुत बढ़िया आदमी है, हमको अंदर बुलाए, पिठाए, चाय पिलाई, और चलते में कंधे पर हाथ रखा और कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारा सब काम संभाल लेंगे। लुई 16, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी, दिस एंटायर रकस वाज गोइंग ऑन, उसने इनकी मेंबरशिप को डबल किया, खुश हो गए, और देखा ये तो इतना बुरा नहीं है, राजा लोग गरियाते हैं इनको। लेकिन उसने ये कहा इस मीटिंग के अंदर सिर्फ पढ़े लिखे लोग आएंगे, ओनली पढ़े लिखे, और वो भी मेन। विमेन वर नॉट अलाउड, इवन अनएजुकेटेड पीपल इंक्लूडिंग फार्मर्स, इंक्लूडिंग लेबरर्स, बेगर्स, नॉट अलाउड। सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास पीपल वर अलाउड, ओनली एजुकेटेड, ओनली प्रॉस्परस मेंबर्स वर अलाउड। बाकियों को मना कर दिया कि मीटिंग में नहीं आओगे। आ सकते हो, जो विजिटर्स गैलरी है ऊपर, वहां बैठ के देख सकते हो क्या चल रहा है, वहां खड़ा होकर, मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। बोले ठीक, कोई बात नहीं, आएंगे। प्रॉब्लम्स कैसे बताएंगे? तो जो 600 मेंबर्स थे ना, उनको लेटर्स लिखे गए अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए कि कल मीटिंग में जाओगे, वहां ये बात करना, ये बात करना। 40,000 लेटर्स वर रिसीव्ड, 40,000 लेटर्स टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लोअर क्लास पीपल। अब राजा ने देखो गेम क्या खेला। राजा ने क्या कहा, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, 300 300 मेंबर्स, थर्ड एस्टेट 600 मेंबर्स। लेकिन जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा, वोटिंग सिस्टम से लिया जाएगा। और वोटिंग सिस्टम का बेस क्या होगा? ईच एस्टेट वन वोट, हर एस्टेट का एक वोट काउंट होगा। यानी फर्स्ट एस्टेट का एक वोट, सेकंड एस्टेट का एक वोट, थर्ड एस्टेट का भी एक ही वोट। सो व्हाट इज द पॉइंट बिहाइंड डबलिंग द मेंबरशिप ऑफ थर्ड एस्टेट? फिर 600 हो चाहे 300 हो, एस्टेट का तो एक ही वोट काउंट होगा। लोग गुस्सा गए, तो बेवकूफ बनाते हो। वोटिंग शुड बी बेस्ड ऑन ईच मेंबर वन वोट, तभी तो फायदा है मेंबरशिप को इंक्रीज करने का। अब लोगों ने गुस्सा किया, लुई 16 को भी गुस्सा आ गया। कभी खुशी नहीं होती हो तुम लोग, तुम्हारी मेंबरशिप डबल कर दी, तुम लोगों के लिए मीटिंग बुलाई है, और तुम सोच रहे हो बाहर निकालो इनको। इमीडिएटली किंग ऑर्डर्ड, बाहर निकालो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स को। अरे बोले तुम क्या बाहर निकालोगे, हम खुद ही बाहर निकल रहे हैं। द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट, दे वॉकड आउट ऑफ दैट हॉल जहां पर मीटिंग चल रही थी, चलती मीटिंग में से बाहर निकल गए। और वहीं पास में एक टेनिस कोर्ट था, इंडोर टेनिस कोर्ट। उस टेनिस कोर्ट में ये सब थर्ड एस्टेट के मेंबर्स इकट्ठा हो गए। हॉल से तो बाहर निकल गए, वहीं बाजू में एक टेनिस कोर्ट था, वहां पर इकट्ठा हो गए। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ मिराबो एंड अबेसियस, इन दोनों की लीडरशिप में, द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली, कि आज से, अभी से हम अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं। और अब हमारी जिम्मेदारी है टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, फ्रांस के लिए एक संविधान बनाएंगे। क्यों? टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग, राजा की असंख्य शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए हम फ्रांस को पहली बार एक संविधान बना कर देंगे। हम मतलब द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट, मतलब नेशनल असेंबली। ऑन 20th of June 1789, इन सब लोगों ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मिराबो एंड अबेसियस, और कमाल की बात देखिए, दोनों में से कोई भी थर्ड एस्टेट का मेंबर नहीं था। एक फर्स्ट एस्टेट का मेंबर था, दूसरा सेकंड एस्टेट का मेंबर था। अंडर देयर लीडरशिप, द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट declared themselves as national assembly, and they took an oath, शपथ ली, that we will draft a constitution for France. Boys and girls, ladies and gentlemen, 20th of June 1789, this event is marked as
टेनिस कोर्ट ओथ इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। फ्रांस के इतिहास में इस इवेंट को कहा जाता है टेनिस कोर्ट ओथ। क्यों कहा जाता है? आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। वो जगह एक टेनिस कोर्ट थी। 20 जून। अब जैसे राजा के कान में खबर पड़ी कि वो लोग तो उल्टा और ड्रामाबाजी पे उतर आए हैं। द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट दे हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली। राजा ने कहा इतनी इतनी हिम्मत कर लोगे? अरे बताते हैं बेटा। इमीडिएटली किंग ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू मार्च इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस। कहानी जुड़ रही है जहां से हमने शुरू किया था। दिस एंटायर सर्कल of of events, I think it's very clear now. Then the king ordered his army to march in the streets of Paris, and people formed their militia. People rushed in the fort of Bastille. People demolished the fort of Bastille on 14th of July 1789, which marks the official beginning of French Revolution. यहां से शुरुआत होती है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। अरे राजा घबरा गया, भैया गलती हो गई। क्या चाहिए? नेशनल असेंबली बना लो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है बना लो, कोई बात नहीं, आप ही का देश है प्रभु। और संभल के रहना, हमसे बहुत मारेंगे। किंग रिकॉग्नाइज्ड नेशनल असेंबली, मान लिया संविधान बनाना है बना लो। 14th of July 1789 रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद एक मीटिंग हुई ऑन 4th of August। इस मीटिंग में all the privileges enjoyed by first estate, enjoyed by second estate, abolished। फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया। फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट की प्रिविलेजेस खत्म कर दी। डायरेक्ट टैक्सेस लाइक टाइथ खत्म। और जो चर्च की प्रॉपर्टी थी उस पे कब्जा कर लिया थर्ड एस्टेट ने। द लैंडेड प्रॉपर्टी ओन्ड बाय चर्च वाज कॉन्फिस्केटेड। ठीक है ना? दिस इज वेयर what we can say is the outbreak of French Revolution. तो आई थिंक आज के इस लेक्चर के लिए इतना बहुत है। इन द अपकमिंग लेक्चर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट बाय नेशनल असेंबली। किस तरह से ये रेवोल्यूशन की जो आफ्टर मैथ है, उसका जो इफेक्ट है वो फ्रांस पर हुआ, फ्रांस की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर हुआ, सोसाइटी पर हुआ, वो हम समझेंगे। उसके बाद we'll talk about a very very important event of French history which is known as the reign of terror। वहां एक बहुत इंटरेस्टिंग किरदार से मैं आपको मिलवाऊंगा। Till then, you guys please take care of yourselves. This was Shubham Gupta signing off. I'll take a leave. Have a great time. Bye bye. See you soon. Sayonara.